हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बी द टॉपर। दिस इज पार्ट 4 ऑफ क्लास 12 डेरिवेटिव एंड इससे पहले मैं इस चैप्टर के 3 पार्ट्स बना चुकी हूँ। अगर आपने गाइज वो वीडियोस चेक नहीं किए हैं तो एक बार उनको चेकआउट कर लेना, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सबसे पहला जो इसका वीडियो है ना कि डेरिवेटिव क्या होता है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वो उसको एक बार ज़रूर से चेकआउट कर लेना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जहाँ से हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं हमारा, वो है ओवर द काउंटर ओटीसी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, इससे पहले का जो वीडियो था हमने वहाँ पर ये देखा था कि जो डेरिवेटिव होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ ट्रेड पे दो तरीके से ट्रेड हो सकते हैं। एक तो होता है ओटीसी, जिसको हम ओवर द काउंटर कहते हैं। एक होता है हमारा ईटी, है ना, मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड उसको आप कह सकते हो। तो इस तरीके से हो गया, बट इस टाइम पर हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ओवर द काउंटर को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ये क्या चीज़ होता है, इसके अंदर क्या क्या फीचर होते हैं, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। डेरिवेटिव्स दैट ट्रेड ऑन एन एक्सचेंज आर कॉल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव। अब ऐसे डेरिवेटिव जो कि एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, जिनके लिए आपको एक फॉर्मल प्लेस पे जाना होता है, मतलब उसकी वेबसाइट पे जाना होता है, सब कुछ फॉर्मल रूल्स होते हैं। तो अगर उस तरीके से कोई डेरिवेटिव ट्रेड हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव, ठीक है। वेयर एज अगर कुछ डेरिवेटिव आप प्राइवेटली नेगोशिएशन कर रहे हो, मतलब समझौता कर रहे हो, मतलब प्राइवेटली बात कर रहे हो, इसके बीच में कोई भी फॉर्मल पार्टी नहीं आ रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, मतलब ओवर द काउंटर। अब आपको ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स के यहाँ पे कुछ फीचर्स बता रखे हैं, इसको आप ध्यान से देख लो। यहाँ पे 4 फीचर्स हैं, धीरे धीरे करके मैं आपको चारों समझाती हूँ। द मैनेजमेंट ऑफ काउंटर पार्टी रिस्क इज डिसेंट्रलाइज्ड एंड लोकेटेड विद इन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन। देखो ये क्या कह रहा है कि जब आप ओटीसी डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहे होते हो तो जो काउंटर पार्टी रिस्क होता है, काउंटर पार्टी रिस्क का क्या मतलब होता है, एक तो बायर होता है, एक सेलर होता है। तो सेलर के लिए काउंटर पार्टी कौन है, बायर है। तो गाइस मेरे साथ एक मसला हो चुका है, अभी मैंने काफ़ी सारी वीडियो रिकॉर्ड करी और वो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। चलो कोई बात नहीं, अब दोबारा से शुरू करती हूँ। ये बहुत फ़नी हो गया मेरे साथ, मेरा टाइम भी पास हो गया बिना मतलब में ही। चलो कोई नहीं। और अब हम आएंगे यहाँ पे हमारे थर्ड पॉइंट पे, जो कि ये बोल रहा है देयर आर नो फॉर्मल रूल्स फॉर रिस्क एंड बर्डन शेयरिंग। यहाँ पर ओटीसी डेरिवेटिव में क्या होता है, आपके पास कोई भी फॉर्मल रूल्स नहीं होते रिस्क एंड बर्डन को शेयर करने के लिए। रिस्क शेयर करने मतलब अगर काउंटर पार्टी रिस्क हो जाता है, आपको बहुत सारे पैसों का लॉस हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि आपको थोड़ा पैसा दे देगा कुछ भी, है ना। कोई बर्डन शेयरिंग करने के लिए कोई भी रूल रेगुलेशन यहाँ पर आपके पास नहीं होता है। फोर्थ पे आते हैं, देयर आर नो फॉर्मल रूल्स और मैकेनिज्म फॉर इंश्योरिंग मार्केट स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी। कोई भी रूल्स नहीं है, कोई भी मैकेनिज्म ऐसा नहीं है जिससे मार्केट में पूरी स्टेबिलिटी आ जाए या मार्केट को आप इंटीग्रेट रख पाओ। मार्केट में स्टेबिलिटी का क्या मतलब होता है, कभी कभी मार्केट बहुत ही हिल जाता है, अगर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हो जाती है, तो मतलब जो मार्केट है उसमें इंस्टेबिलिटी आ जाती है। बट उसको स्टेबल करने के लिए ओटीसी डेरिवेटिव मार्केट में मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, ताकि हम अपने मार्केट पार्टिसिपेंट को सेफगार्ड कर सकें, अपने मार्केट पार्टिसिपेंट के इंटरेस्ट को बचाए रखें। ऐसी कोई भी चीज़ें आपको ओटीसी डेरिवेटिव इसमें नहीं देखने को मिलेगा। फिफ्थ पे आते हैं अपना, जो कि इन्होंने फोर्थ ही लिख दिया दोबारा से। द ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट्स आर जनरली नॉट रेगुलेटेड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड द एक्सचेंज सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। अब जो ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जनरली उनको रेगुलेट करने के लिए कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं होती है। जैसे कि सिक्योरिटीज मार्केट को सेबी रेगुलेट करती है, म्यूचुअल फंड्स को सेबी रेगुलेट करती है ना, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग जो अथॉरिटीज़ हैं वो रेगुलेट करती हैं। बट ओटीसी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट ये सब जो होते हैं, इसको रेगुलेट करने के लिए कोई भी नहीं होता है। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि इतने सारे यहाँ पे प्रॉब्लम है कि काउंटर पार्टी रिस्क को एक डिसेंट्रलाइज होता है, कोई फॉर्मल सेंट्रलाइज लिमिट्स नहीं है, कोई फॉर्मल रूल्स नहीं है, कुछ भी मार्केट पार्टिसिपेंट के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए कुछ भी मैकेनिज्म इन्होंने नहीं अपनाए हुए हैं, ठीक है, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी भी नहीं है। बट हाउएवर ये जो चीज़ें हैं, जो ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये नेशनल लीगल सिस्टम से अफेक्टेड रहता है, मतलब नेशनल लीगल सिस्टम को इनको मानना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको रेगुलेट करने के लिए कोई रेगुलेशंस नहीं बनाए गए तो आप इलीगल काम करोगे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। बैंकिंग सुपरविजन भी चलता है एंड
मार्केट की सर्विलेंस भी इनके ऊपर चल रही होती है। तो ये सारी चीज़ें ऑर्डर में होती हैं। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पे जो कि है 4.2 बेसिक डेरिवेटिव्स। अब हम पढ़ने वाले हैं बेसिक डेरिवेटिव्स के बारे में। तो ओवर द पास्ट कपल ऑफ decades several exotic contracts have also emerged but these are largely the variants of these basic contracts। अब बहुत सारे पास्ट जो ईयर्स हैं, मतलब बहुत सारे नए नए एग्जॉटिक मतलब यूनिक कॉन्ट्रैक्ट्स इमर्ज हो रहे हैं, बट वो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट के ही कोई ना कोई वेरिएंट निकल कर आ रहे हैं। अब हम लोग कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो अभी हमारे पास है दैट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अभी हम देखेंगे भाई कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है। तो दीज आर promises to deliver an asset at a predetermined date in future at a predetermined price। ये क्या होता है? एक प्रॉमिस होता है। प्रॉमिस क्या करने के लिए कि भाई हम डिलीवर करेंगे, क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे एक एसेट को एक प्री डिटरमाइंड डेट पे। प्री डिटरमाइंड डेट क्या होता है? आप पहले से ही आपने इस डेट को डिटरमाइन कर लिया है कि भाई मेरा ये 27 जनवरी रहने वाला है। यहाँ पे मैं भाई मेरी जो मेरी डेट है वो भी डिफाइंड है, जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है वो भी एकदम डिफाइंड है, ठीक है। और जो मेरी पार्टी है ये भी डिफाइंड है कि भाई मैं इस बंदे को इतने बजे इतने प्राइस पे ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है मैं वो देने वाला हूँ। तो इस तरीके का होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आप फॉरवर्ड मतलब ऐसे नहीं है लुकिंग फॉरवर्ड, तो आप फॉरवर्ड देख रहे हो कि भाई आगे आने वाले टाइम में आपका एक प्रॉमिस हो गया कि आप अपने एसेट को एक डेफिनेट टाइम में डेफिनेट प्राइस पे फ्यूचर में इस बंदे को दोगे, ठीक है। फॉरवर्ड्स आर हाईली पॉपुलर ऑन करेंसीज एंड इंटरेस्ट रेट्स। अब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फॉरवर्ड बताओ भाई हाईली पॉपुलर कहाँ पर है, तो जो फॉरवर्ड है वो हाईली पॉपुलर है करेंसीज में एंड इंटरेस्ट रेट्स में। तो ये थोड़ा सा याद कर लेने वाली चीज है, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड ओवर द काउंटर। ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये ओवर द काउंटर ट्रेड होते हैं। ओवर द काउंटर ट्रेड का भी इन्होंने फिर मतलब बता रखा है कि स्टॉक एक्सचेंज के बाहर ट्रेड होते हैं डायरेक्टली बिटवीन द टू पार्टीज। दो पार्टीज मिलती हैं, एक बायर है एक सेलर है, दोनों ने अपनी बातचीत कर ली भाई ये प्राइस रहने वाला है, ये डेट रहने वाली है, तो भाई हम इस चीज तरीके से आप अपना काम जो है वो करेंगे। एंड आर कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पार्टीज। और ये लोग क्या करते हैं अपनी नीड्स अपनी वांट्स के अकॉर्डिंग ही अपने जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको कस्टमाइज कर लेते हैं। सिंस दीज कॉन्ट्रैक्ट्स डू नॉट फॉल अंडर द परव्यू ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एन एक्सचेंज दे जनरली सफर फ्रॉम काउंटर पार्टी रिस्क। अब देखो फिर वही बात हो गई, क्योंकि ये जो एक्सचेंज है ना ये ओटीसी पे ट्रेड होते हैं ओवर द काउंटर पे। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ओटीसी में काउंटर पार्टी रिस्क को मैनेज करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ही क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ओटीसी होते हैं ओवर द काउंटर होते हैं, कोई रूल्स रेगुलेशन इनके चक्कर में फंसते ही नहीं है, तो यहाँ पर जो लोग होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा काउंटर पार्टी रिस्क से सफ़र करते हैं। दैट इज अब काउंटर पार्टी रिस्क क्या होता है इन्होंने वो भी बता रखा है। द रिस्क दैट वन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट में नॉट फुलफिल हिज और हर ऑब्लिगेशन। अब कोई इन दोनों में से कोई एक पार्टी अपनी जो ऑब्लिगेशन थी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको पूरी नहीं करते हैं और उसके वजह से काउंटर पार्टी रिस्क हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है? अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल एन एसेट एट अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर एट अ सर्टेन प्राइस। अब यहाँ पे देखो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में, और ये दो पार्टीज ने डिसाइड, एक बायर होती है एक सेलर होती है, और ये लोग एक एसेट को भाई एक एसेट पे इन्होंने बात किया है कि सर्टेन प्राइस पे सर्टेन टाइम में फ्यूचर में हम इस अपने एसेट पे भाई ट्रेड करेंगे, हम इसको एक दूसरे को देंगे। दीज आर बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स। और ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना उसकी देखो ये बात जो है वो बहुत अच्छी बात है कि ये एक्सचेंज ट्रेडेड स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। मतलब इनको जो करने वाले लोग होते हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशन से एकदम पूरी तरीके से बाउंडेड होते हैं। तो इस एग्रीमेंट को तोड़ना उनके लिए इतना आसान नहीं होता। द एक्सचेंज जो एक्सचेंज है ना ये गारंटी करता है कि जितने भी ट्रांजैक्शन है जितने भी काउंटर पार्टी रिस्क है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत पूरे हद तक एलिमिनेट करने की उनकी पूरी कोशिश की गई है। एक्सचेंज इस चीज़ को गारंटी करता है क्योंकि एक्सचेंज इसमें शामिल है। अब जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो वहाँ पे एक्सचेंज होता ही नहीं है, तो गारंटी करने के लिए कोई अथॉरिटी भी नहीं होती है। बट जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वहाँ पे एक्सचेंज आपको गारंटी करता है कि जितने भी काउंटर
पार्टी रिस्क है उसको पूरे तरीके से एलिमिनेट किया गया है, ठीक है। द बायर्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंसिडर्ड हैविंग अ लॉन्ग पोजीशन वेयर एज द सेलर्स आर कंसिडर्ड टू बी हैविंग अ शॉर्ट पोजीशन। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीदने वाले जो बायर्स होते हैं तो हम उनको कहते क्या है कि इनकी लॉन्ग पोजीशन है ना, और जो सेलर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कि इनकी पोजीशन शॉर्ट है, जो बेचने वाले होते हैं उनकी पोजीशन शॉर्ट है। इट शुड बी नोटेड दैट दिस इज सिमिलर टू एनी एसेट मार्केट वेयर एनीबडी हु बाइज इज लॉन्ग एंड द वन हु सेल्स इज शॉर्ट। अब ये जो बात है ये बिल्कुल सिमिलर है किसी भी एसेट मार्केट की तरह, जहाँ पर कोई बंदा जो खरीदता होता है वो लंबा होता है, मतलब लंबा मतलब समझ सकते हो आप, बड़ा होता है, एंड जो बेच रहा होता है वो छोटा होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवेलेबल ऑन वेराइटी ऑफ कमोडिटीज। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आपको अलग अलग तरीके की कमोडिटीज पे मिल जाएंगे, करेंसीज पे मिल जाएंगे, इंटरेस्ट रेट्स पे मिल जाएंगे, स्टॉक्स पर भी मिल जाएंगे, और आपको यहाँ पर अदर ट्रेडेबल एसेट्स के ऊपर भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिल जाएंगे। दे आर हाईली पॉपुलर ऑन स्टॉक इंडाइसेस, इंटरेस्ट रेट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जो फॉरवर्ड्स है, फॉरवर्ड हाईली पॉपुलर किस में है, करेंसीज में एंड आपका इंटरेस्ट रेट में। वहीं पर देखो यहाँ पर क्या बता रखा है, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो हाईली पॉपुलर किस में होता है, स्टॉक इंडाइसेस में। ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, इसे साफ कर देते हैं। स्टॉक इंडाइसेस में, आपका इंटरेस्ट रेट में, एंड आपका फॉरेन एक्सचेंज में। तो गाइज आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो गाइज लाइक कर देना, चैनल पे ना सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से शेयर कर देना। एंड आज के वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टिल देन बाय बाय।